इस बार वो चुनाव हार गए थे। कई बार से वो लगातार चुनाव जीतते रहे थे और इस बात को लेकर वो बहुत निराश थे कि इतना निष्प्रिय होकर, इतना निस्वार्थ भाव से उन्होंने जनता की सेवा की थी, फिर भी इस बार जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। जनता उनकी नज़र में एहसान फरामोश थी। उन्होंने अपनी बहुत सारी चीज़ें दांव पर लगाकर जनता के लिए क्या नहीं किया था, पर इस बार उन्हें निराशा हाथ लगी। क्या वाकई वो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर रहे थे? क्या जनता की सेवा में उनका कोई भी स्वार्थ नहीं था? क्या वास्तव में ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, जिसका कोई भी स्वार्थ ना हो, कोई कार्य करता है? मध्यकालीन यूरोप में लगभग संभवतः 1600 कुछ की बात रही होगी, जब थॉमस हॉब्स इंग्लैंड की सड़क पर अपने दोस्त के साथ टहलते जा रहे थे। ऐसे में एक भिखारी उनके सामने आया और थॉमस ने अपने जेब से कुछ सिक्के निकालकर उसको दिए। आगे बढ़ गए तो उनके मित्र ने उनसे पूछा कि हॉब्स, आप तो मानते हैं कि मनुष्य स्वार्थी होता है, फिर आपने उस व्यक्ति को पैसे क्यों दिए? वो जो गरीब आदमी था जिसने आपके सामने हाथ फैलाया था। ये परोपकार की भावना आपके अंदर क्यों है? थॉमस हॉब्स ने कहा कि मैंने उस व्यक्ति के उपकार में ये काम नहीं किया, मैंने उस व्यक्ति के स्वार्थ में नहीं किया, मैंने अपने स्वार्थ में ही ये पैसे उसको दिए। क्यों? क्योंकि जब मैंने उसे देखा तो मेरे मन के अंदर एक जुगुप्सा पैदा हुई, एक करुणा, एक पीड़ा पैदा हुई, और उससे बचने के लिए मैंने उसे थोड़े से पैसे दिए और उसके बाद मेरा मन शांत हो गया। मैंने उसकी कोई भलाई नहीं की है, मैंने बस अपने को उस उत्ताप, उस दशा, उस पीड़ा, उस जुगुप्सा से बचाने के लिए ये काम किया है। इसलिए स्वार्थ किसका सिद्ध हो रहा है? हो सकता है उसका हो रहा हो, लेकिन बेसिकली मैंने इसीलिए किया है कि मुझे इससे दुख पहुंच रहा था, मैं इससे बाहर निकलना चाहता था। मुझे लगता था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा मन शांत हो जाए, और इसीलिए शायद मैंने ये किया। ये थॉमस हॉब्स कौन थे? हम में से बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि थॉमस हॉब्स को पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक फादर फिगर माना जाता है, और ये वही सज्जन हैं जिन्होंने लेवियाथन नाम की एक पुस्तक लिखी थी और ये बताया था कि आदिम काल में, यानी प्रिमिटिव एज में, या आप कह सकते हैं कि नेचुरल स्टेट में जब हम डेवलप कर रहे थे, जब मानवता विकसित हो रही थी, उस समय हम कैसे थे। हॉब्स ने ही हमको बताया कि नेचुरल स्टेट में हम सब जो थे, यानी हमारे जो पूर्वज थे, वो स्वार्थी, लोलुप, ईर्ष्यालु, जुगुप्सा से भरे हुए और अपने ही इंटरेस्ट में काम करने वाले लोग थे। मनुष्य तब बहुत हीन था और शायद इसीलिए उसने राज्य की स्थापना की और एक समझौते के थ्रू उसने एक शासक को नियुक्त किया ताकि हम सब आपस में बहुत ज़्यादा लड़ न सकें। हॉब्स का मानना था कि ये वो अवस्था थी जब हम सब का युद्ध हम सब के खिलाफ था, यानी एक व्यक्ति का युद्ध दूसरे व्यक्ति के साथ था। हर व्यक्ति के साथ ही युद्ध कर रहा था। क्या इतने स्वार्थी हैं हम? शायद। इसीलिए जेरेमी बेंथम ने कहा कि आपके लिए कोई आदमी अपनी कानी उंगली भी नहीं हिलाएगा अगर उसमें उसका कोई स्वार्थ निहित न हो। और डेविड ह्यूम ने तो यहाँ तक कहा कि कोई व्यक्ति निस्वार्थ काम कर ही नहीं सकता है, और अगर ऐसा करता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये समझ लीजिए कि उसके अंदर कोई अल्टीरियर मोटिव्स निहित है। तो इतने ज़्यादा हम स्वार्थी हैं। तो फिर वो लोग कौन हैं जो देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, समाज के लिए, कल्याण के लिए क्या नहीं करते हैं? तो जो मार्टिन लूथर ने किया वो क्या था?
जो अब्राहम लिंकन ने किया वो क्या था, जो गांधी ने किया वो क्या था, या जो हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह और ऐसे जैसे लोग थे, या और दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं, या जो क्राइस्ट ने किया था वो क्या था? क्या ये स्वार्थ की घटना थी? तब हाब्स जैसे लोग या ह्यूम जैसे लोग एक प्रश्न उठाते ये हैं कि आप ये बताइए कि उन्होंने किया किसके लिए था? एक क्रांतिकारी जो देश के लिए कुर्बान होता है तो ये किसका देश है? उसका अपना ही तो देश है। एक माता पिता जो अपने बच्चे को पालते हैं और बड़ा करते हैं और बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करते हैं, तो किसके लिए करते हैं? अपने बच्चे के लिए करते हैं। एक व्यक्ति समाज के लिए बहुत कुछ करता है तो किसके लिए करता है? अपने समाज के लिए करता है। फिर इसी तरह जो कुछ भी वो देश के लिए करता है। और ऐसे भी लोग हैं जो पूरी मानवता के लिए कुछ करते हैं, तो किसकी मानवता है? अपनी ही मानवता है। ये एम्पैथी की फीलिंग कि हम सब एक हैं या हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? ये अपने लिए ही तो कर रहे हैं। तो आप निस्वार्थी कैसे हो गए? संभवतः इसीलिए एक बहुत बड़े महान सन्यासी हुआ करते थे, करीब 18वीं 19वीं शताब्दी में काशी के घाटों पर उनकी उपस्थिति थी और उनका नाम तैलंग गोस्वामी था। कहते हैं उनको लोग महादेव का रूप मानते थे और वो निर्वस्त्र रहा करते थे, जैसे जैनी दिगंबर लोग रहते हैं वैसे ही रहते थे। एक बार किसी ने उनसे कहा कि आप तो निष्प्रिय व्यक्ति हैं, आपके अंदर तो स्पृहा ही नहीं है, आपके अंदर तो इच्छा ही नहीं है, आपके अंदर तो वासना ही नहीं है, आप निस्वार्थ जीवन जी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं कि मुझसे बड़ा स्वार्थी कौन है। मैं तो मोक्ष के लिए संघर्ष कर रहा हूँ और जी रहा हूँ, और मोक्ष से बड़ा स्वार्थ क्या हो सकता है? मुक्ति से बड़ा स्वार्थ क्या हो सकता है, बताओ? तो तैलंग स्वामी जैसा आदमी भी ये कहता है कि सब कुछ छोड़ देने वाला व्यक्ति भी अपने परम स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। ऐसी ही एक समस्या जॉर्ज प्राइस के सामने थी। वो जानना चाहते थे कि क्या वाकई ये जो अल्ट्रिज्म है या जो परोपकार है, जो हम दूसरों के हित में काम करते हैं, इसके पीछे क्या कोई आध्यात्मिक धार्मिक भावना है? उन्होंने इस पर बहुत शोध किया और एक मैथमेटिकल फार्मूला निकाला और उन्होंने पाया कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें कहीं न कहीं हमारा स्वार्थ जरूर निहित होता है। प्राइस बाद में कैथोलिक हो गए और ईश्वर पर गहरी आस्था रखने लगे। उन्होंने अपने घर में बहुत सारे आवारा लोगों को, वो जो लोग वेगाबाउंड की तरफ घूमते थे, जिनका कोई लक्ष्य नहीं था, उनको अपने बुलाकर रखना शुरू किया। और एक दिन वो सारे लोग उनके सारे सामान को, सारी चीज़ों को, सारी बिलोंगिंग्स को लूट कर चले गए। प्राइस बहुत निराश हुए, उन्हें थायराइड हो गया और कुछ दिनों पश्चात उन्होंने अपनी जान ले ली। प्राइस की मैथमेटिकल स्थापना ये थी कि मनुष्य के जीन में ही अल्ट्रिज्म है। ये जो परोपकार की भावना है वो उसके जीन में ही है, कोई आध्यात्मिक या धार्मिक कारणों से नहीं है, कोई ईश्वर की देन नहीं है। ये मनुष्य के एवोल्यूशन के, ये विकास प्रक्रिया में उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। इसीलिए अल्ट्रिज्म उसके जीन में डेवलप हुआ और आज मनुष्य दूसरों से सहयोग इसीलिए करता है कि उसके जीन में ही परोपकार है। पर इस स्थापना को वो चाहते थे कि गलत साबित हो और ऐसा नहीं हो पाया। पिछले दिनों में रिचर्ड डॉकिंस एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं जिन्होंने किताब लिखी है सेल्फिश जीन, और उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए अल्ट्रिज्म या परोपकार या सहयोग ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हमारा जीन अपने स्वार्थ में ही ये सब चीज़ें पैदा करता है। उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी थी। जब जीन पैदा हुआ तो जीन ने अपने को बचाए रखने के लिए तरह तरह के नाना प्रकार के रूप धरने शुरू किए, और जो कुछ भी ज़रूरी था ज़िंदा रहने के लिए उसने वो किया। और उसमें ये अल्ट्रिज्म, ये सिंपैथी, ये करुणा, ये दया, ये सब उसी का हिस्सा है। बाद में डॉकिंस ने कहा कि हमने शायद टाइटल उस किताब का गलत लिख दिया था, उसे इमॉर्टल जीन्स होना चाहिए था, जबकि मैंने उसे सेल्फिश जीन कहा। लेकिन कुल मिलाकर बात वही है। बात यह है कि ये सारी अच्छाइयाँ और सारी चीज़ें जो हम करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इंटरेस्ट में,
हमारे स्वार्थ में निहित हैं। ये हो सकता है। तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? संभवतः चूँकि हमारी पूरी प्रजाति सेपियंस से बनी हुई है। हम सब के अंदर सेपियंस का डीएनए है। हम सब, पूरी मानवता कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए संभवतः हम जब किसी को बहुत दूर दराज में भी बचा रहे होते हैं तो हम अपनी ही प्रजाति को बचा रहे होते हैं। हम किसी गैर को नहीं बचा रहे होते हैं। हम अपनी पृथ्वी को ही बचा रहे होते हैं। हम अपने पर्यावरण को ही बचा रहे होते हैं। और ये सब क्या है? ये सब अपना ही तो है। तो सवाल उठता है कि क्या जो प्रिमिटिव एज में हॉब्स ने कहा था वो बात सही है? हम इतने क्रूर, हम हत्यारे, हम स्वार्थी, हम नीच, हम कलुषित थे? बाद के एक दार्शनिक जिनका नाम जीन जैक रूसो था, उन्होंने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब हंटर गैदरर सोसाइटी थी, जब हम लोग शिकार करते थे, कबीलों में रहते थे या जंगलों में रहते थे, तो हम इतने बुरे नहीं थे। हम बहुत सहयोगी, हम बहुत प्रेमी, बहुत एक दूसरे का ख्याल रखने वाले लोग हुआ करते थे। हमारे अंदर क्रूरता और हमारे अंदर इस तरह की प्रतिस्पर्धा बिल्कुल नहीं थी। आज जब साइंस का इतना डेवलपमेंट हो गया है, हम बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई जानने में सक्षम हो गए हैं, तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हमें एक नई बात बताते हैं। वो बताते हैं कि वो जो पुराने टाइम की बात की जाती है, उसमें मनुष्य बहुत ही शांत, बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सहयोगी किस्म का हुआ करता था। उस टाइम के बारे में जो गुफा चित्र मिलते हैं उसमें एक भी युद्ध का चित्र नहीं है। एक भी वॉर का, एक भी युद्ध का, एक भी संघर्ष का प्रमाण हमें अब नहीं मिलता है। बताते हैं साइंटिस्ट कि लगभग 10,000 साल पहले यूरोप की पूरी जनसंख्या केवल 29,000 थी, 29,000। अब पूरे यूरोप में कहीं 29,000 लोग रह रहे हैं, तो संघर्ष की क्या गुंजाइश है? किसी को किसी से क्या कम मिल रहा होगा कि कोई लड़ाई करेगा? प्रचुर मात्रा में जंगल हैं, प्रचुर मात्रा में नदियां हैं, सभी को सभी के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध है। फिर संघर्ष कहाँ? इसीलिए संभवतः जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको युद्ध के लक्षण नहीं मिले हैं। और युद्ध के लक्षण कब मिले हैं? जब हम एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी में आ गए थे, जब हम एक जगह रहना शुरू कर दिए थे, जब हमने पशुपालन शुरू कर दिया था, जब हमने फसलों को उगाना शुरू कर दिया था, तब से मुश्किल होनी शुरू हो गई। तो क्या रूसो सही कह रहे थे? रूसो ने कहा था कि अपराधी कौन है? वो व्यक्ति सबसे पहले, वही व्यक्ति अपराधी है जिसने सबसे पहले एक ज़मीन के टुकड़े को एक बाड़े से घेरा था और उसने कहा था कि ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा अपना है। और सरल लोगों ने उसमें स्वीकार कर लिया था कि हाँ ठीक है, एक आदमी इतनी सी ज़मीन लेना चाहता तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन रूसो कहते हैं उसी समय हमें सतर्क हो जाना चाहिए था और हमें उसको ताकीद करनी चाहिए थी कि वो जो सामूहिकता का प्रयास था जीवन में, जो हम एक दूसरे के साथ जी रहे थे, एक दूसरे के, इवन कि ये भी बात सामने आई है कि उस कबीले में अगर कोई बुली करने की कोशिश करता, कोई राजा बनने की कोशिश करता था या कोई सरदार बनने की एक टाइम पर कोशिश करता था, तो उसे बाहर निकाल दिया जाता था, उसका परित्याग कर दिया जाता था। लेकिन हाँ, जब से हमने कृषि शुरू किया, जब से हम एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी से बढ़ना आगे शुरू किया है, तब से हमने समाज को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है। इसीलिए शायद रूसो कहता है कि मनुष्य के पतन का कारण वो आदिम नहीं था, ये सभ्यता ही, ये संस्कृति ही मनुष्य के पतन का कारण है। अब रूसो किस हद तक सही हैं, आगे की खोजें इस बारे में बात करेंगे, हमें बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, इतना तो निश्चित रूप से सही है कि उस पुराने ज़माने में निश्चित रूप से आदमी में एम्पैथी, उसमें सहानुभूति और सहयोग की भावना थी। आज न्यूरो साइंटिस्ट इस बात को बता रहे हैं और कह रहे हैं और प्रूव कर रहे हैं और उन्होंने साबित किया है कि मनुष्य का जो माइंड है, आदमी का जो दिमाग है, वो सहयोग के लिए ही वायर्ड किया गया है। तो प्रश्न उठता है कि ये जो सहयोग की भावना है, ये जो किसी की मदद करने की भावना है, या किसी की जब हम हेल्प करते हैं और किसी को प्यार करते हैं और किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे दिमाग में होता क्या है? अब ये बात साबित हो गई है कि जब भी हम कोई अच्छा सा ऐसा काम करते हैं
जिसे समाज में अच्छा माना जाता है, तो हमारे ब्रेन, हमारे मस्तिष्क में जो गुड हार्मोन है वो पैदा होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन। और इससे क्या होता है, ये फील गुड फैक्टर है। इससे हमारे शरीर के आर्गन बहुत अच्छा महसूस करते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जब हम अच्छा कर रहे हैं, हम जब किसी दूसरे के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो अपने आप हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम ही हमारे लिए अच्छा कर रहा है। अच्छे हार्मोन पैदा हो रहे हैं और हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है। और जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं और घृणा करते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो हमारे अंदर बैड हार्मोन पैदा करते हैं और वो हमारे शरीर को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारा जो सामाजिक विज्ञान है, या हम कह सकते हैं जो हमारे साइंटिस्ट हैं, या जो विज्ञान का अब डेवलपमेंट है, वो भी अब साबित कर रहा है कि ये जो परोपकार की भावना है, ये जो सहयोग की भावना है, ये हमारे स्वार्थ में ही निहित है। नेचर ने हमें बनाया ही इसी तरह से है कि हम दूसरे के काम आएँ, और निश्चित रूप से हम दूसरे के अगर काम आते हैं तो हमारा शरीर, हमारा मन भी हमारे लिए बहुत कुछ करता है। यानी दूसरे का इंटरेस्ट सर्व करने से हमारा इंटरेस्ट भी सर्व होता है। हमें याद आता है कि 2005 में जब मुंबई में बहुत बाढ़ आ गई थी और हम सब भी ऑफिस में फंस गए थे, और सुबह सुबह जब हम घर की तरफ पैदल ही रेलवे ट्रैक के सहारे आ रहे थे, क्योंकि सड़कों से जाना मुश्किल था, पानी भरे हुए थे और उधर से कुछ भी चल नहीं रहा था, आप जा ही नहीं सकते थे। तो हमने देखा था कि हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर लोग, जिनके अगल बगल घर थे, वो लोग अपने हाथ में पानी, चाय के गिलास, बिस्कुट, टोस्ट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेकर खड़े थे रास्ते में, ताकि वो जो लोग भूखे और प्यासे या लौट रहे थे अपने घरों की तरफ, उनके लिए कुछ किया जा सके। ये क्या चीज़ थी, वो क्यों कर रहे थे, इसकी ज़रूरत क्या थी? वो स्वार्थी लोग थे, तो शायद वो अपना स्वार्थ ही सिद्ध कर रहे थे। ऐसा करके उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, उन्हें कर्तव्य बोध से वो जो अनुप्राणित थे, उन्हें वो फील हो रहा था, वो गुड, जिसको गुड फील फैक्टर कहते हैं, वो कुछ हो रहा था। और शायद अपनी ही प्रजाति के लोगों को, अपने शहर के लोगों को, अपने ही कलीग्स का वो ध्यान रख रहे थे और उनकी मदद कर रहे थे। तो अपने लोगों की ही तो मदद कर रहे थे। इसीलिए संभवतः उपनिषद के ऋषि को ये बात पता थी, इसीलिए उसने प्रार्थना की, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, हर चीज़ में शुभ पक्ष को देखें, अच्छा दृष्टि सबके पास हो, किसी को किंचित मात्र भी दुख प्राप्त ना हो। वो जानते थे शायद कि अगर लोग सुखी होंगे तो सबके सुख में हमारा सुख भी निहित है। तो संभवतः हम सब स्वार्थी हैं, लेकिन हम सबका सबसे बड़ा स्वार्थ परमार्थ है, वो परम अर्थ है, वो सबके लिए जीना है। सबके लिए कुछ अगर हम कर सकते हैं, वही हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ है। हम स्वार्थी तो हैं, लेकिन हम परम स्वार्थ की तरफ बढ़ना हमारी मजबूरी भी है। ये सच है कि हम सब अपने लिए जीते हैं, पर यह भी सच है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए।